फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। दिस इज वंशिका हेयर। आज हम पढ़ेंगे कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट एक कंडीशन होती है आई की, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो लेंस है उसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है विजन की, या हम कह सकते हैं उसमें क्लाउडीनेस आ जाती है। तो क्या होता है कैटरेक्ट? उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज अ condition in which lens become cloudy। ठीक है, ये कंडीशन होती है, ऑक्यूलर कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है लेंस जो होता है वो क्लाउडी अपीयरेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है? रिस्क फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हम एजिंग के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, एजिंग के बेसिस पे। तो एजिंग के बेसिस में क्या क्या होता है? हमारे लेंस की ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कैसे रिड्यूस हो जाती है? जब हमारी आई में क्लम्पिंग और एग्रीगेशन होता है लेंस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से हमारी आई के लेंस में क्या होता है? क्लम्पिंग और एग्रीगेशन होता है, राइट। और किस वजह से होता है? वो जो उसमें येलो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है वो आई में एक्यूमुलेट हो जाता है, इस वजह से होता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का अपटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है उस वजह से, या फिर विटामिन वगैरह की कमी हो रही है उस वजह से क्या हो सकता है? कैटरेक्ट की कंडीशन अराइज हो सकती है। ये जो चीज़ें मैंने बताई ये आती हैं एजिंग के अंदर। रिस्क फैक्टर के अंदर एजिंग है, एजिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। एजिंग के बाद आता है हमारा दूसरा फैक्टर एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम बात करेंगे ऑक्यूलर कंडीशंस के बारे में, मतलब आई के डिसऑर्डर्स के बारे में जिसकी वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है कि जो हमारी रेटाइनल लेयर होती है वो क्या होती है? रिजिड हो जाती है। हमारी रेटाइना जो होती है वो रिजिड और हार्ड हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? हमारी रेटाइना जो है वो रिजिड और हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें दूर का नहीं दिखाई देता। मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो दूर का विजन होता है वो लेस रहता है। उसके बाद हम आती है इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी इंजरी किसी भी ट्रॉमा की वजह से इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, या हम बोल सकते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। ठीक है, रेटाइनल डिटैचमेंट में क्या होता है? जो हमारी रेटाइनल लेयर होती है, रेटाइनल लेयर का सेपरेशन हो जाता है हमारी सेंसरी लेयर से, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। जो हमारी रेटाइनल पिगमेंटेड लेयर एपिथेलियम लेयर होती है उसका जो है सेपरेशन हो जाना, किससे? उसका सेपरेशन हो जाना हमारी सेंसरी लेयर से, उसको हम क्या बोलेंगे? रेटाइनल डिटैचमेंट। तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट की कंडीशन अराइज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर, अनदर रिस्क फैक्टर क्या होता है इसका? न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि पुअर डाइट ले रहे हैं, पुअर डाइट लेने की वजह से, क्योंकि पुअर डाइट लेंगे मतलब ना हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स विटामिन कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकती है कैटरेक्ट कंडीशन। दूसरा है ओबेसिटी हो किसी को, या फिर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाए बॉडी में, है ना। तो इन सब की वजह से क्या होता है? कैटरेक्ट की कंडीशन अराइज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा हम बोलेंगे, नेक्स्ट फैक्टर पहला था एजिंग, दूसरा था एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशन, तीसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर। उसके बाद हम ले सकते हैं सिस्टमिक डिजीज कंडीशन ले सकते हैं।
क्या क्या डिजीज कंडीशन हो सकती हैं? डायबिटिक मेलाइटस हो गया जैसे, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस हो गया। दूसरा हो गया कि सिस्टमिक डिजीज कंडीशन के अंदर डायबिटिक मेलाइटस हमने पहला देख लिया, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है या फिर कोई रीनल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, रीनल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ये क्या है? सिस्टमेटिक डिजीज कंडीशंस हैं। तो मतलब इधर तो सिर्फ हमने ऑक्यूलर कंडीशंस पढ़ी थी कि आई से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। फिर हमने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा? सिस्टमिक डिजीज कंडीशंस पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स में हम कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे? जैसे कि हो सकता है कोई ब्लंट या शार्प ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, वो ज़्यादा लग्जेटिव और परगेटिव्स का कंजप्शन कर रहा है, उस वजह से हो जाए। या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, किस वजह से? कि क्रॉनिक डायरिया है किसी को, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए। या फिर एक्सपोजर में आ जाए यूवी रेडिएशंस के या एक्सरेज के, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कैटरेक्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या क्या हो गए? रिस्क फैक्टर्स हो गए। क्या क्या रिस्क फैक्टर थे? पहला था एजिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशंस, कि क्या क्या ऑक्यूलर कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि पहला है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, दूसरा है मायोपिया, तीसरा इन्फेक्शन, देन रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट फैक्टर आएगा हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या होता है कि जैसे पुअर डाइट इनटेक हो रहा है या फिर ओबेसिटी हो रही है, ठीक है। और जैसे सिस्टमेटिक डिजीज कंडीशंस हैं तो डायबिटिक मेलाइटिस की का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रीनल डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशन, या फिर डाउन सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कैटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट फैक्टर हमने पढ़ा फिजिकल फैक्टर। तो मैंने वही बताया कि ब्लंट या शार्प ट्रॉमा वगैरह हो जाए यूवी रेडिएशंस की वजह से, या डिहाइड्रेशन हो जाए उसकी वजह से, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ लग्जेटिव एंड परगेटिव इन एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं? दो बेसिस में हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के बेसिस पे हम इसके टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। पहला आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है? इसमें ये मायोपिया की कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है, मतलब इसमें मायोपिया की कंडीशन आती है, ठीक है, न्यूक्लियर में। देन उसके बाद हम देखेंगे कॉर्टिकल। तो कॉर्टिकल में क्या होता है? इसमें जो हमारा लेंस का जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है उसका एंटीरियर, पोस्टीरियर और इक्विलेटरल पार्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? विजन जो है हमारा बहुत वर्जन हो जाता है। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे सब कैप्सुलर, ठीक है। सब कैप्सुलर में क्या होता है? जो उसका फ्रंट का जो पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है, ठीक है, लेंस का जो फ्रंट पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो इसमें ये किस वजह से होता है? ये इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स उसकी वजह से ये सब कैप्सुलर जो है ये वाला टाइप होता है, ठीक है। फिर आता है
ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज के बेसिस में हमारा एक कैटरेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। ठीक है, कौन सा कैटरेक्ट होता है? सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट किस वजह से होता है? इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि ये एज की वजह से होता है, एज इंक्रीज होने की वजह से। एज इज द ओनली फैक्टर। ठीक है, सेनाइल कैटरेक्ट का रीजन सिर्फ यही है, एजिंग। ये है हमारे टाइप्स। मैं दोबारा बता देती हूँ टाइप्स में क्या है। लोकेशन के बेसिस पे पहला है न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर में क्या होता है? ये मायोपिया की कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है। दूसरा है कॉर्टिकल। इसमें क्या होता है? हमारा पोस्टीरियर एंटीरियर इक्विलेटरल जो कॉर्टेक्स का पार्ट, लेंस के कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो पार्ट इन्वॉल्व होता है और ये क्या करता है? विजन को जो है वो वर्जन करता है। ठीक है, और ये किस में होता है? ये जो फ्रंट पोर्शन होता है सब कैप्सुलर में क्या होता है? जो फ्रंट पोस्टीरियर कैप्सूल का पोर्शन होता है, जो फ्रंट पोस्टीरियर कैप्सूल का पोर्शन होता है वो इफेक्ट होता है। वो किस वजह से होता है? इन्फ्लामेशन होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, या फिर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप के अंदर होता है। उसके बाद आता है दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एज या फिर एक्वायर्ड कह सकते हैं, तो वो आता है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट किस वजह से होता है? मेनली एज की वजह से। ये होते हैं हमारे टाइप्स खत्म यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मल लेंस देखें। ठीक है, नॉर्मल लेंस या क्लियर लेंस में क्या होता है कि लाइट जो है हमारी वो ट्रांसमिट करती है, एंटर करती है हमारी आई में और वो फोकस कराती है हमारी रेटाइना पे, तो हमें क्लियर विजन होता है। ये हमारी नॉर्मल आई का काम है या क्लियर लेंस का काम होता है। ठीक है, और अब अगर कंडीशन जैसे कि ये आ जाए कि लेंस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, लेंस प्रोटीन के ब्रेकडाउन, एजिंग की वजह से लेंस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो लेंस प्रोटीन एग्रीगेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे लेंस में, तो वो क्या कर रहा है? क्लाउडी अपीयरेंस कर रहा है हमारी आई का। ठीक है, और या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, हमारी आई में क्या हो रहा है? थिकनिंग डेवलप हो रही है और वो थिकनिंग ऐसी डेवलप हो रही है कि वो परमानेंटली रह जा रही है, मतलब वो क्योर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कॉज हो सकता है। ये इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो विजन है वो ब्लर हो रहा है। जो हमारा नॉर्मल, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा नॉर्मल लेंस जो काम करता है कि लाइट को ट्रांसमिट कराता है, हमारी आई के अंदर एंटर कराता है, रेटाइना पे फोकस कराता है, अब वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया लेंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन और किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से। ठीक है, ये होते हैं हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? सबसे पहला यही होता है कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें पेन देखने को नहीं मिलता। दूसरा इसमें यही होता है कि विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। क्या होता है? विजन जो है ब्लर हो जाता है। और क्या होता है? सराउंडिंग पोर्शन जो है वो डिमर हो जाता है, डिम हो जाता है, सराउंडिंग की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, सराउंडिंग पोर्शन डिमर हो जाता है। हमारे आई की जो विजुअल एक्विटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विजुअल एक्विटी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं डिप्लोपिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है,
ये सारे हमारे क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, क्या क्या है, पेनलेस होता है, ब्लर विजन हो जाता है, सराउंडिंग पोर्शन जो है वो डिमर हो जाता है, विजुअल एक्विटी कम हो जाती है और डिप्लोपिया की कंडीशन आती है। और हाँ, इसमें वो कलर जो है हमें कैसा दिखाई देता है, येलो ब्राउन कलर दिखाई देता है ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लेंस प्रोटीन, विच इज़ अबाउट येलो ब्राउन कलर। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, फिर आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन हम किसके बेसिस पे करेंगे, उसके इटियोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर्स थे उसके बेसिस पे। उसके बाद हम उसकी विजुअल एक्यूटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, उसके बाद हम उसकी विजुअल एक्यूटी को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्नेलन चार्ट। ठीक है, और लास्ट है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया, देन हमने क्या करा, विजुअल एक्यूटी टेस्ट किया स्नेलन चार्ट की हेल्प से, लास्ट है हमारा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। ठीक है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करवाएंगे। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम आई को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन खत्म। तो अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एज सच कुछ इसका होता नहीं है, बट जो प्रोग्रेसिव इसके जो प्रोग्रेसिव इफेक्ट्स आते हैं कैटरेक्ट के, उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, बीटा कैरोटीन दे सकते हैं कि इसके इफेक्ट थोड़े रिड्यूस हो जाएं। उसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी हमारे पास 3 सर्जरीज होती हैं। इसमें पहली आती है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी आती है, जिसको हम ICCS भी बोलते हैं। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पूरा जो एंटायर लेंस है उसको रिमूव किया जाता है। उसका लेंस हो चाहे कॉर्टेक्स हो चाहे वो कैप्सूल हो, उसको पूरी की पूरी आई को इसमें रिमूव किया जाता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी में। सॉरी, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी, इसको हम बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी। एक्सट्रैक्शन सर्जरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी फैको इमल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रासोनिक डिवाइस जो होता है उसकी हेल्प से न्यूक्लियस को या कॉर्टेक्स को हम उसको क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं। न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को लिक्विफाई करते हैं एंड उसको रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस के थ्रू। ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिवाइस का इसमें हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अल्ट्रासोनिक डिवाइस के यूज़ से हम उसको उसके जो कॉर्टेक्स है, उसका जो लेंस है, उसको क्या कर सकें, लिक्विफाई कर सकें, ताकि और किससे रिप्लेस करा सकें, इंट्राऑक्यूलर लेंस से, आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस से। नेक्स्ट लास्ट है हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर
कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी, इसको हम ECCES भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अफेक्टेड पोर्शन है उसको रिमूव करके और जो पोर्शन बचा होता है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसमें एफर्ट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि इसका एज सच कोई मेडिकल मैनेजमेंट होता नहीं है, बट इसके जो प्रोग्रेसिव इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट या फिर बीटा कैरोटीन ये सब दे सकते हैं। और दूसरा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला आता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी। तो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी में क्या होता है, हमारा जो एंटायर आई है उसको रिमूव किया जाता है, उसका जो कॉर्टेक्स न्यूक्लियस लेंस पूरा पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है और उसके इंसिजन को सूचर कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। फिर आता है फैकोइमल्सिफिकेशन। फैकोइमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस है उसकी हेल्प से जो उसका कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस पोर्शन है उसको हम मेल्ट कराते हैं और उसको लिक्विफाई कराते हैं और उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस से। लास्ट है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी अफेक्टेड पोर्शन होता है उसको रिमूव करके और जो अफेक्टेड पोर्शन नहीं होता उस पोर्शन में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम 3 बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पहला है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, ये हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें पहला है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पहले पेशेंट को अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है, और उसको कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो उसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे और उसकी आई में डायलिटेशन ड्रॉपलेट्स डालेंगे। किस सर्जरी से जस्ट 1 आवर पहले हम उसकी आई में डायलिटेशन ड्रॉपलेट्स डालना शुरू करेंगे। हर 10 मिनट्स के अंदर डालेंगे, 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम हमें डालनी होगी हर 10 मिनट्स के गैप में, ठीक है, ताकि उसकी आई जो है वो थोड़ी डायलेट रहे, ठीक है। ये हमारा होता है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेशन होने से पहले का मैनेजमेंट होता है कि हम उसमें क्या क्या करेंगे। दूसरा आता है इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को और ताकि ऑपरेट हम कर सकें, उसको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाएंगे और उसको हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसको कोई जब एंड हो जाएगा सर्जरी का उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि उसको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो या फिर फर्दर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए सेम वही चीज़ कि हम एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह उसे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लास्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब अब ये तो इंट्रा मतलब तो हो गया कि ड्यूरिंग सर्जरी जो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसको पूरा अच्छे से असेस करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं या उसके जो उसको सेडेटिव्स दिए गए थे, एनाल्जेसिक दिए गए थे, उसका रिड्यूस हो जाता है, इफेक्ट उसका कम हो जाता है, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए सेम वही चीज़ कि एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वगैरह कोई ना हो उसके लिए हम उसे एंटीबायोटिक वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक कैटरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, देन हमने उसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े,
रिस्क फैक्टर्स के बाद हमने पढ़े उसके टाइप्स, देन हमने पढ़े उसका क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद हमने उसका मैनेजमेंट पढ़ा था, मेडिकल और सर्जिकल, लास्ट हमने पढ़ा नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 तरीके से उसको केयर दी, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट किया, इंट्रा और पोस्ट। तो ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है कैटरेक्ट। थैंक यू।